गाजा के लिए इटली जल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक इटली के 64% लोग गाजा के हालात को बेहद गंभीर मानते हैं, जबकि 41% लोगों का मानना है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। दक्षिणपंथी मेलोनी सरकार इजराइल के समर्थक है और प्रधानमंत्री मेलोनी इससे लगातार इनकार भी करती आ रही हैं। लेकिन सिर्फ एक गलती मेलोनी के लिए क्या बड़ी परेशानी बन सकती है? क्या वो गलती मेलोनी को करनी चाहिए या नहीं? आज इस पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें विजयादशमी की, तो ये पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आज दशहरे के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे डाली है खुली चेतावनी पड़ोसी पाकिस्तान का भूगोल बदल डालने की। इस बयान का दशहरे के दिन क्या है मायने, आज समझेंगे इसे भी। और इसके अलावा बिहार से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो एसआईआर को एकदम सही साबित करती है। आखिर वोट चोरी की बहस के बीच एसआईआर क्यों है ज़रूरी, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। गाजा को लेकर अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इटली में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 10-12 दिन पहले ही हो चुकी थी, जब इटली के दर्जनों शहरों में हजारों जेनजी सड़कों पर उतर आए थे। नौजवानों की भारी भीड़ के चलते स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए थे, ट्रेनें रोक दी गई थी। हर जगह जेनजी ने जमकर उत्पात मचाया था। उसका बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में नेपाल की तरह जेनजी जब इटली की सड़कों पर उतरे तो क्या इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? कहा जा रहा है ये गुस्सा मेलोनी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें इटली के खिलाफ फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई। गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने जॉर्जिया मेलोनी की अब टेंशन बढ़ा दी है। गाजा को लेकर इटली जल रहा है। फ्लेक्स एंड पुलिस के बीच हिंसक एरीथिंग को लेकर 24 घंटे का हमला जारी किया गया। दरअसल इजराइल ने समुद्र फ्लोटिला के जहाजों को रोक लिया है और स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इटली में हड़ताल की घोषणा हो गई है। अब मात्र एक गलती जॉर्जिया मेलोनी को पड़ सकती है भारी। देखा जाए तो जॉर्जिया मेलोनी का रुख हमेशा से न्यूट्रल रहा है। गाजा मसले पर मेलोनी अब तक साइलेंट रही हैं, अब तक उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन फ्लोटिला के पकड़े जाने के बाद इटली में जैसे भूचाल आ गया। 3 अक्टूबर को बड़े हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में इस हड़ताल को शांत करने के लिए अब मेलोनी को सख्त फैसला लेना होगा। इटली के यूनियनों ने गाजा में मानवीय जहाज़ों को रोकने के फैसले को गलत ठहरा दिया है। अब समझते हैं समुद्र फ्लोटिला आखिर है क्या। इजराइल ने फिलिस्तीन जाने वाले सभी समुद्री रास्ते रोक रखे। कोई भी जहाज़ समुद्री रास्ते से अगर मानवीय सहायता पहुंचाने जाता है तो उस पर इजरायली सेना अटैक कर देती है। इसी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेट थेनबर्ग के अगुवाई में 500 लोगों का एक जहाज निकल के जा रहा था। उस पर सवार थे जो गाजा जाना चाहते थे। इन कार्यकर्ताओं को गाजा से पहले ही इजराइल ने रोक लिया। इजराइल का कहना है कि सभी लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे। फ्लोटिला में शामिल जहाज को भी इजराइल ने जब्त कर लिया। गाजा मसले पर जिस तरह से विरोध हो रहा है उसने मेलोनी की टेंशन बढ़ाई है। मेलोनी की परेशानी उससे बढ़ गई है। मेलोनी को इस मसले पर अब सख्त स्टैंड लेना ही होगा। इटली में वामपंथी की राजनीति काफ़ी हावी है इस समय देखा जाए तो, और गाजा में इजरायली हमले को अमानवीय भी बताया जा रहा है। गाजा के मसले पर इटली की सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया, ना अपना रुख अभी तक कोई साफ किया है। मेलोनी पूरे मसले पर अमेरिका की तरफ देख रही है, जिसे इटली में लेफ्ट विचारधारा के लोग गलत बता रहे हैं। इटली में 2027 की शुरुआत में आम चुनाव भी होने हैं, ये भी सबसे बड़ा मसला है। ऐसे में मेलोनी के लिए ये हड़ताल, ये विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से टेंशन बढ़ाने वाला है। अब देखना होगा मेलोनी इस अक्टूबर में 3 अक्टूबर को जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है उस पर क्या एक्शन लेती हैं, किस तरह से उसे नियंत्रित करती हैं। चलिए अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। दरअसल विजयादशमी के अवसर पर गुजरात के भुज एयरबेस से उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित किया और यहीं से पाकिस्तान का भूगोल इतिहास बदल डालने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में जरा सी भी हिमाकत की तो उसे इसका करारा जवाब मिलेगा। जवाब भी ऐसा हो कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। इस बयान के बाद सवाल ये उठने लगे कि आखिर सरक्रीक का विवाद क्या है।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नाकामी कैसे हुई और राजनाथ सिंह के बयान का ये मतलब क्या है। गुजरात के भुज एयरवेज पर विजयादशमी के दिन पहले तो परंपरागत तरीके से उन्होंने शस्त्र पूजा की। पूजा के बाद जब रक्षा मंत्री जवानों को संबोधित कर रहे थे तो उनके शब्दों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, सर क्रीक सिर्फ एक जलधारा नहीं है बल्कि ये कराची तक जाने का रास्ता है। पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि 1965 की जंग में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और आज 2025 में हमारे इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब आपको बता दें, सर क्रीक एक सकरी करीब 96 किलोमीटर लंबी एक जलधारा है। ये गुजरात के कच्छ से होकर जाती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच ये स्थित है। दोनों देशों के सियासी गणित को अगर समझा जाए तो उस हिसाब से ये जगह बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अरब सागर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन जैसे संसाधनों की भी संभावना है। अब इस विवाद की शुरुआत माने तो 1914 के एक समझौते के साथ हुई थी। उस समय भारत और ब्रिटिश सिंध प्रशासन ने सर क्रीक की पूर्वी धारा को सीमा माना था, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि सीमा पश्चिमी धारा से गुजरती है। भारत का कहना यह है कि ये एक मध्य रेखा है, मिडिल लाइन है। यही विवाद आज तक दोनों देशों के बीच सामरिक तनाव का कारण है। चलिए अब बात करते हैं कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की, जिसका जिक्र भी रक्षा मंत्री ने आज विजयादशमी के पर्व पर किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक तक भारत के डिफेंस नेटवर्क को भेदने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नतीजा पूरी तरह से फेल। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेनकाब कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय सेनाएं किसी भी समय कहीं भी जैसे चाहे वैसा जवाब देने में सक्षम हैं और हमेशा तैयार भी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा संयम बरतता है। हम सामर्थ्य के बावजूद कभी युद्ध छेड़ने की पहल नहीं करते, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां भी हों, हम उन्हें ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पाकिस्तान को खुली चुनौती है, खुली चेतावनी है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए, रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो रक्षा मंत्री की दो टूक की धमक पाकिस्तान में आज जरूर सुनी जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की उस चौंकाने वाली खबर की, जिसने राजनीति से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सबको सतर्क कर दिया है। दरअसल बिहार की फाइनल वोटिंग लिस्ट में 6000 ऐसे नाम मिले हैं जो भारतीय है ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। दरअसल 1 अगस्त को जो SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी, उसमें विदेशी वोटरों की जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन जब 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी हुई तो 3 करोड़ 66 लाख नाम काट दिए गए। इन्हीं में से करीब 6000 लोग विदेशी पाए गए। ये आंकड़ा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये वोटर हैं कौन और इनके नाम लिस्ट से क्यों हटाए गए? लिस्ट में आए कैसे इनके नाम, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनमें से 62,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 1 करोड़ 64 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में पहुंच गए हैं। 81,000 की डुप्लीकेट एंट्री मिली है, जबकि 48,000 वोटर ऐसे हैं जो अपने पते पर पाए ही नहीं गए। और करीब 100 लोग ऐसे हैं, यानी 100 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र ही नहीं है मतदान करने की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वो 6000 वोटर हैं जिनकी पहचान गैर भारतीय के रूप में हुई है, विदेशियों के तौर पर हुई है। ये पहली बार है कि बिहार की वोटर लिस्ट में इतने विदेशी नागरिकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। तो अब इन विदेशी वोटरों का क्या होगा? इन वोटर्स के नामों का लिस्ट में कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा? दरअसल चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 24 जून की गाइडलाइंस के मुताबिक उसके तहत इन मामलों को संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा, यानी इनकी पूरी जांच होगी और ज़रूरत पड़ी तो इन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब गौरतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राज्यों से बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की पहचान कर
उन्हें देश से बाहर भेजा जा चुका है। बिहार में भी अभी ये प्रक्रिया लागू है, क्योंकि ये भी एकदम सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर भी बांग्लादेशियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। कुछ खबरों की माने तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए ऐसे लोग मिले हैं जो आधार, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र तक हासिल कर चुके थे, बनवा चुके थे। किसने बनवाए इनके ये निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है। और अब बात करते हैं महिला वोटर्स की, क्योंकि इस बार की फाइनल लिस्ट में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा घटी है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, आखिर महिला वोटर्स घट कैसे गई, कहाँ चली गई। पूर्णिया जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिला वोटर्स की संख्या घटी है। यहाँ करीब 76,000 नाम हटाए गए हैं, जिनमें से 40,000 पुरुष और बाकी की महिलाएं हैं। सुपौल ज़िले में महिला वोटर्स 40,000 कम हो गई हैं, जबकि पुरुष की संख्या 11,000 है। सीवान ज़िले की बात करें तो सीवान में महिलाओं की संख्या 78,000 और पुरुषों की संख्या 28,000 कम हुई है। इतने सारे वोटर्स कहाँ चले गए। पटना ज़िले में भी संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 50,000 लगभग महिलाएं ऐसी हैं जो वोटर लिस्ट से गायब हैं और 36,000 पुरुष वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटर्स की कटौती पुरुषों की संख्या में कहीं ज़्यादा है और यही वजह है कि इस पर राजनीति अब और गर्मा गई है, तेज़ हो गई है। तो अब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हज़ारों विदेशी वोटरों की मौजूदगी क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? विदेशी लोगों के नाम मतदाता सूची पे कैसे आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और महिला वोटर्स की संख्या अचानक से इतनी कैसे घट गई? ये गंभीर प्रश्न है, इनका जवाब समय रहते देना ही होगा ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सके। तो आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।